जी बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, मार्केट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम कैपिटल मार्केट को डिस्कस कर रहे थे। तो कैपिटल मार्केट के अंदर हमने दो सिक्योरिटीज को डिस्कस किया, बॉन्ड्स और शेयर्स को। तो उसके डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम थोड़ा सा उनकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से आपको शेयर्स अवेलेबल होते हैं। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लें अपना इसका। तो बेटा बॉन्ड्स और शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। बॉन्ड्स खरीदेंगे तो नो ओनरशिप, शेयर्स खरीदेंगे तो आपको ओनरशिप मिलती है। इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हैं, जब तक ये ओपन हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। जब तक ये हमारा ओपन हो रहा है, ये स्लाइड्स मैंने ओपन की है, अभी इधर ओपन हो रही है। सर पोर्टफोलियो क्या होता है? बेटा पोर्टफोलियो में ये होता है कि आप जब एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल आपने पेप्सी के शेयर खरीद लिए, कुछ कुछ आपने नेस्ले के खरीद लिए, कुछ आपने लाइट बैंक के खरीद लिए, कुछ आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से खरीद लिए। तो उन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं फाइनेंस के अंदर। इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लें, सतारा ग्रुप की ले लें। सतारा ग्रुप वाले पहले सतारा केमिकल में भी काम कर रहे थे, देन वो सतारा टेक्सटाइल में आ गए। अभी उन्होंने एक कॉलेज बनाया, अली फातिमा कॉलेज, यहाँ पे किनार रोड के ऊपर। उसके अलावा जो अजीज फातिमा हॉस्पिटल है वो भी सतारा वालों ने परचेज कर लिया। अब अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ किस्म का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, यानी वो हेल्थ सेक्टर में भी आ गए, वो एजुकेशन सेक्टर में भी आ गए, वो टेक्सटाइल सेक्टर में भी आ गए, वो केमिकल सेक्टर में भी आ गए। पोर्टफोलियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपने रिस्क को कम से कम कर सकें। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख का 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पेप्सी कंपनी में लगा देते हैं, उसकी सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता पेप्सी कंपनी डूब जाती है तो आपका 1 लाख का 1 लाख रुपया जो है वो डूब सकता है। लेकिन अगर आप उसी 1 लाख को पेप्सी में लगा दो, नेस्ले में लगा दो, कुछ लाइट बैंक में लगा दो, कुछ किसी और कंपनी में लगा दो, तो वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि कभी अगर पेप्सी लॉस दे जाएगी तो आपको कोक बचा देगा, अगर आपने नेस्ले में लगाया तो नेस्ले बचा देगा, अगर आपने लाइट बैंक में बचाया तो लाइट बैंक आपको बचा जाएगा। यानी कि अगर आप एक ही जगह पे सारा पैसा लगाएंगे तो उसके डूबने के चांसेस ज्यादा है। पोर्टफोलियो के लिए हम अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, कि कभी भी सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखें। अगर वो बास्केट गिरती है तो फिर आपके सारे के सारे जो अंडे हैं वो टूट सकते हैं। सो इस वजह से आप अंडों को मुख्तलिफ बास्केट्स में रखें। इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स में लगाएं। तो जितना आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे उतना जो है वो आपको उसका फायदा मिलेगा। Understand? This is the concept of portfolio. The investment in यस different securities is called portfolio. चलिए हम अपना टॉपिक बेटा कंप्लीट करें, वापस आते हैं। तो बेटा बॉन्ड्स और शेयर्स का हम डिस्कस कर रहे थे। तो बॉन्ड्स और शेयर्स को मैं बता रहा था क्या होता है। तो बॉन्ड्स की बेटा दो टाइप्स होती हैं फर्दर आगे। एक को हम बोलते हैं सिक्योर बॉन्ड्स और एक होते हैं आपके अनसिक्योर बॉन्ड्स। सिक्योर बॉन्ड्स और अनसिक्योर बॉन्ड्स में क्या फर्क होता है? जो आपके सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं बेटा, उसकी बैकएंड के ऊपर जो कंपनीज हैं वो अपने एसेट्स प्लेज करवाती हैं। यानी सिक्योर बॉन्ड्स मोस्टली वो कंपनीज इशू करती हैं जिनकी मार्केट रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। यानी जिस तरह मैंने आपको कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस का बताया था, इसी तरह वो कंपनीज जिनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं है या वो मार्केट में बिल्कुल न्यू है, तो लोग में भी उनका बॉन्ड ना खरीदें। तो फिर वो क्या करती हैं, वो फिर मार्केट में अपने जो उसकी में गारंटी दिलवाती हैं, अपनी एसेट्स प्लेज करती हैं और उनके अगेंस्ट वो अपने बॉन्ड्स मार्केट में इशू करती हैं। दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड सिक्योर बॉन्ड्स। अनसिक्योर बॉन्ड्स बेटा वो बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं, वो कंपनीज जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत हाई होती है, यानी हाईली रिप्यूटेड कंपनीज जो होती हैं वो ये बॉन्ड्स इशू करती हैं। और जिसमें आपका नेस्ले हो गया, कोक हो गया, पेप्सी हो गया, और इनका नाम ही काफी है मार्केट में बॉन्ड इशू करने के लिए। तो दो किस्म के बॉन्ड्स हैं, आपकी मर्जी है कि आपने सिक्योर बॉन्ड खरीदना है या आपने अनसिक्योर बॉन्ड खरीदना है। एक आपने वर्ड सुना होगा डिबेंचर का। यस सर। क्या होता है डिबेंचर, जरा बताएंगे मुझे? एनी आइडिया अबाउट डिबेंचर? सर कर्जे। डिबेंचर क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, डिबेंचर बॉन्ड का ही दूसरा नाम है।
जो अनसिक्योर बॉन्ड होता है, याद रखिएगा जो मैंने अभी आपके सामने बोला कि अनसिक्योर बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिन जो कि कंपनी अपने नाम की वजह से बेचती है मार्केट में। यानी कंपनी को पता है कि यार मेरे नाम का बॉन्ड आएगा तो लोग फौरन खरीदेंगे, जिस तरह मैंने बड़े बड़े नाम बोले। तो वो जो अनसिक्योर बॉन्ड होता है बेटा, याद रखिएगा उसका दूसरा नाम डिबेंचर होता है। आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी शायद, अकाउंटिंग 1 में आपने डिबेंचर्स की कैलकुलेशंस पढ़ी होंगी, तो वो आप वहां पे आप बॉन्ड्स की कैलकुलेशन सीख रहे थे, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो। मुझे नहीं पता पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन वहां पे हम लोग डिबेंचर्स की कैलकुलेशन सिखाते हैं। तो बेसिकली वो जो डिबेंचर्स होते हैं वो आपके बॉन्ड्स ही होते हैं। तो याद रखिएगा अनसिक्योर बॉन्ड का जो दूसरा नाम होता है उसको हम डिबेंचर भी बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह शेयर्स की बेटा दो टाइप्स होते हैं, जिस तरह मैंने बॉन्ड्स की बोली, शेयर्स की भी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स, सुना होगा आप लोगों ने ये नाम, और एक होते हैं कॉमन शेयर्स। ये जो टॉपिक बेटा आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये आप लोगों को फाइनेंस के सब्जेक्ट में भी हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इसके बाद प्योर जो है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ मूव कर जाना है, और उसमें मैंने आपको कॉस्ट स्टेटमेंट सिखानी है बनानी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहीं पे हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को बनाने का सीखेंगे। क्या फर्क होता है बेटा प्रेफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर्स में? एनी आइडिया? दोनों ही शेयर्स होते हैं जी। सर कॉमन शेयर के अंदर आपको जो डिविडेंड मिलता है या प्रॉफिट मिलता है वो फिक्स नहीं होता। ओके, लेकिन वो रेफरल में आपकी वो डिविडेंड वो फिक्स होता है सर। आपको आपके शेयर के मुताबिक कितना वो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स होता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बोला बेटा। पहला डिफरेंस जो भी आपने बोला कि जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं बेटा उनके ऊपर आपको जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है, जबकि कॉमन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल कंपनी आपको पहले बता देती है जी कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा जी, 2 रुपीज पर शेयर मिलेगा, 3 रुपीज पर शेयर मिलेगा, कंपनी आपको पहले से ही अनाउंस कर देगी। लेकिन अगर आपने कॉमन शेयर्स खरीदे हैं तो बेटा कॉमन शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता। यानी आपको डिविडेंड ज्यादा भी मिल सकता है, आपको डिविडेंड कम भी मिल सकता है, डिविडेंड आपको नहीं भी मिल सकता। तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। लेकिन कॉमन शेयर्स के ऊपर बेटा जो होता है, जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं उस पर कंपनी आपको पहले बता देगी। फॉर एग्जांपल 2 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, इस तरह से आपको पहले से बता दिया जाता है। सेकेंड बेटा डिफरेंस जो मैंने लिखा दैट इज क्लेम ऑन एसेट। क्लेम ऑन एसेट का मतलब ये होता है कि वो अगर खुदा न खास्ता कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी फ्लॉप हो जाती है, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले जब पेमेंट करेगी तो वो किनको पेमेंट करेगी, वो आपको प्रेफर्ड शेयर वालों को पेमेंट करेगी। देन अगर पैसे बच जाते हैं तो कॉमन वालों को पैसे मिलेंगे, अदरवाइज कॉमन वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। यानी फॉर एग्जांपल जब कंपनी का दिवालिया निकलता है तो कंपनी एक लिस्ट बनाती है, और उस लिस्ट के अंदर पहले प्रेफरेंस दी जाती है उन शेयर होल्डर्स को जो कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन अगर पैसे बचेंगे तो कॉमन वालों को मिलेंगे, अगर पैसे नहीं बचते तो कॉमन वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप ये दो डिफरेंसेस देखें तो बेटा कौन सा शेयर खरीदना चाहिए हमें, प्रेफर्ड या कॉमन? प्रेफर्ड सर। प्रेफर्ड खरीदना चाहिए। अगर आप ये दो डिफरेंसेस देखें, उसकी वजह ये होती है, एक तो आपको पता है कि डिविडेंड मिलना ही मिलना है, और कॉमन वालों के ऊपर आपको ये नहीं पता कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा और ये कितना मिलेगा। हाँ, प्रेफर्ड में ये भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ 2 रुपीज पर शेयर हमने सेट किया और आप इस साल डिविडेंड नहीं दे पाई कंपनी, तो अगले साल ये पिछले साल वाला 2 रुपए और अगले साल वाला 2 रुपए दोनों एक्यूमुलेट होकर आपको मिलेगा। यानी जब तक आपके पैसे पे नहीं हो जाते आपका डिविडेंड जमा होता रहेगा। जबकि कॉमन में अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड नहीं दे पाती तो उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगले साल फिर अगली प्रॉफिट के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, फिर भी लोग कॉमन शेयर खरीदते हैं, उसकी रीजन क्या होती है बेटा? उसकी एक रीजन ये होती है नो वोटिंग राइट। जो प्रेफर्ड वाले होते हैं बेटा उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि कॉमन वालों के पास वोटिंग राइट होता है। यानी अगेन बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपने बीओडीज के लिए वोट डालना है तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉमन शेयर खरीदने पड़ेंगे। और दूसरा बेटा ये भी डिफरेंस होता है क्योंकि कॉमन शेयर रिस्की होते हैं तो वहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर ये लेस रिस्की है और कॉमन शेयर मोर रिस्की है तो वहां पे तो 2 रुपीज आपका फिक्स कर दिया गया प्रेफर्ड में, लेकिन कॉमन में मे भी आपको पहले साल 10 रुपए मिल जाए, 15 रुपए मिल जाए, 12 रुपए मिल जाए, 14 रुपए मिल जाए, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न भी है। तो दो रीजन है कॉमन शेयर खरीदने की, एक तो वो रिस्की है, वहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि वहां पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम डिविडेंड मिलेगा। और नंबर 2, प्रेफर्ड वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता जबकि कॉमन वालों के पास वोटिंग राइट
होता है, तो वोटिंग राइट के लिए भी लोग जो है वो कॉमन शेयर खरीदते हैं। तो ये बेटा है मेन 4 डिफरेंसेस आपके शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स मैंने बताया, प्रेफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर। तो लास्ट मार्केट है बेटा उसकी, दैट इज जो कॉमन शेयर में बोले पूछे बेटा क्वेश्चन पूछे बेटा, रुको गए। सर कॉमन शेयर में एसेट पे क्लेम नहीं हो सकता? नहीं, मतलब एसेट पे क्लेम का मतलब ये होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये क्लेम है, क्लेम सारे करेंगे। देखिए जिसने पैसे लगाए हर बंदे का क्लेम है। अगर मैंने 10 रुपए लगाए तो मेरे 10 रुपए का क्लेम है। कहने का मकसद ये है कि जब कंपनी डूबती है तो मैंने बोला था कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा और एक लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट में जब प्रेफरेंस दी जाएगी वो प्रेफर्ड वालों को, यानी प्रेफर्ड वालों का नाम पहले आएगा, कॉमन वालों का नाम बाद में आएगा, और कहा जाएगा जी इन लोगों को पहले पैसे दिए जाएं और उसके बाद अगर पैसे बच गए तो कॉमन वालों को मिलेंगे, वरना क्लेम तो हर एक का ही है बेटा। अगर आपने 5 रुपए भी लगाए तो आपका क्लेम है कंपनी के ऊपर। क्लेम ऑन एसेट का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि अगर कंपनी पैसे वापस करने पे आती है तो पहले क्लेम दिया जाएगा प्रेफर्ड वालों को, उसके बाद क्लेम मिलेगा कॉमन वालों को, फिर पैसे बचते हैं। अगर पैसे खत्म हो जाते हैं तो कंपनी 1 रुपया भी पे नहीं करेगी। और मे पॉसिबल प्रेफर्ड तक पहुंचते पहुंचते कंपनी के पैसे खत्म हो जाए तो फिर उसका भी डूब जाएगा। लेकिन अगर पैसे पड़े हैं और 2 लोग खड़े हैं, एक प्रेफर्ड वाला और एक कॉमन वाला, पहले पेमेंट प्रेफर्ड वाले को, ये मतलब है क्लेम ऑन एसेट का। ठीक है, ओके बेटा? यस सर। ओके, लास्ट मार्केट है बेटा ओवर द काउंटर मार्केट। इसको बेटा हम बोलते हैं ऑनलाइन मार्केट, यानी सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज थ्रू ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन यानी इंटरनेट के जरिए सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे तो दैट मार्केट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर मार्केट। ये हमारी 5th टाइप है। पहली टाइप थी प्राइमरी, सेकेंडरी, दूसरी टाइप थी सेकेंडरी मार्केट, देन मनी मार्केट, चौथी थी कैपिटल मार्केट, और लास्ट टाइप है हमारे पास ओवर द काउंटर मार्केट। और this the market where securities are sold and purchased through electronic media such as internet, this is called over the counter market। अच्छा, ये कैसी मार्केट है? यहाँ पे आपको न्यू सिक्योरिटी भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको लेस देन 1 ईयर वाले भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको मोर देन 1 ईयर वाले भी मिलेंगे। हर मार्केट के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी थी जो मैंने पहले 4 पढ़ाई है आपको। लेकिन ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे आपको चारों मार्केट्स कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी खरीदना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाएं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी खरीद लें। अच्छा, क्वेश्चन सुनिएगा, अगर ये मार्केट एग्जिस्ट कर रही है तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? हम फिर बाकी 4 मार्केट्स की तरफ क्यों जाते हैं? सर क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। क्योंकि ये सिक्योर नहीं है सर, इसका कोई भरोसा नहीं है। मार्केट बेटा वही है, मतलब खरीदना हमने वही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ही है। ये नहीं कि हमने कोई बाहर से खरीदनी, हमने कंपनी की सिक्योरिटियां ही है, लेकिन मकसद ये है कि खरीदना थ्रू इंटरनेट है। यस सर। सर कोई एजेंट नहीं है, कोई ग्रांटेड नहीं है, इसलिए। बेटा मैंने कहा सारे मिलेंगे आपको, हर चीज अवेलेबल होगी। फर्क ये है कि आपने ये वही वाली बात हो गई कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके खरीदना था, मैं वहां खरीदने की बजाय यहाँ घर में बैठ के खरीद लूं। इस चीज को ना समझे कि यहाँ पे ब्रोकर नहीं है, यहाँ पे ये सिक्योरिटी ये सिक्योर होती है। हाँ, ये जरूर है कि मैं पॉसिबल कुछ लोगों को ऑनलाइन परचेजिंग या सेलिंग करनी ना आती हो, कुछ लोगों को इंटरनेट चलाना ना आता हो, कुछ जगहों पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। तो जिस तरह आप आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग हर बंदे को नहीं करनी आती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, हर बंदे को नहीं पता कार्ड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। जिन लोगों को पता है वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए फिजिकल मार्केट है। तो इस मार्केट को इस पॉइंट से ना सोचे कि शायद यहाँ पे मैं खरीदूंगा पेप्सी के शेयर तो निकल आए कुछ और ही है, वो वाली चीज नहीं है। जिस तरह हमारी दूसरी शॉपिंग में होता है ना, ऐसे उस तरह से चक्कर नहीं है। ये मार्केट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इस तरह फिजिकल खरीदेंगे वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन होगा थ्रू ऑनलाइन। फर्क सिर्फ ये है। तो मेजर रीजन मैंने बताया कि हर बंदे को बेटा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करनी आती। तो फिर जिन लोगों को तो आती है वो ये यूज करेंगे। और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है बेटा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हर बंदे को पता हो कि ऑनलाइन कैसे हमने इस्तेमाल करना है। पैसे तो है लोगों के पास, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल अपना बिल पे कर देते हैं सर, और कुछ लोगों को नहीं पता। वही ना, जिन लोगों को पता है वो यूज कर रहे हैं। लेकिन बेटा फ्यूचर ऑनलाइन मार्केट का ही है। अब आने वाले 5-10 सालों में देखिएगा आपको हर चीज ऑनलाइन ही मिला करेगी मोस्टली। और जिस तरह से ये कोरोना 70% इकोनॉमी
चली गई सर, ई कॉमर्स पे बिल्कुल चली सही गई। कह रहे हो। अभी ये कोरोना ने तो वैसे भी एक बहुत ज्यादा एक रूम पैदा कर दिया है ऑनलाइन मार्केट के लिए। अब देखें जिस तरह हर चीज अब घर बैठ के आप खरीद रहे हैं, और इन 1-2 सालों में जितनी ऑनलाइन मार्केट डेवलप हुई है शायद ही पिछले 10-20 सालों में डेवलप हुई जितनी 1-2 साल में होगी हमारी डेवलप। सर बूम कर गई। जी, तो ये तो हो गया बेटा हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। सीआर साहब अटेंडेंस मार्क कर लें, हमारी वीडियो फिर एंड होने वाली है, सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लें। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके जी सर, अंदर कर लिया। हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें कैसे हमने चीजों को लेके चलना है, स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वन बाय वन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए पिछले 3-4-5 लेक्चर्स में।